अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं जलीब। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2022 और 23 9,502 अरब का पेश कर दिया है, जिसमें महसूलात का जो हदफ है वो 7,004 अरब रुपये रखा गया है और नॉन टैक्स की मद में 2,000 अरब रुपये के इकट्ठे किए जाएंगे। टैक्स रिलीफ भी ख़त्म किए गए हैं, नए टैक्स भी लगाए गए हैं। बजट को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार के और साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा मुबशिर बेग साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार के और लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं नुमान कबीर साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आसम जुल्फ़ार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप पार्टनर हैं फर्गूसन के। और मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट आई कैप इमरान अफजल साहब और अरशद बशीर साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। तो इस बिल में काफ़ी बातें हैं, अब काफ़ी डिबेट है, काफ़ी खला है। अभी ये मैं समझता हूँ कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। इसमें और भी चीज़ें ऐड बैक होनी चाहिए और ताकि लोगों को और आवाम को इसका सहूलतें मैसर हों। जिस तरह महंगाई जो है वो इतनी अरूज पे चली गई है कि हर चीज़ मैं समझता हूँ डॉलर, पेट्रोल और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ऊपर महंगी हो गई हैं। हर बंदा परेशान है और टैक्सीज़ जो ये इन्होंने लगा दी हैं, इनमें थोड़ा सा बेहतरी होने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम है या टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्सेस पे करेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा और रेवेन्यू में इजाफ़ा होगा। उसी से ही जो मुल्क जो है वो रन करता है। टैक्सेस अगर लोग देना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है IMF से कर्ज़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा। तो ऐसा बजट है ये जिसके अंदर इन्होंने ऐसी क्लासेस ऐड की हैं जैसे कि 7E के ज़रिए इन्होंने टैक्स इन्हांस कर दिया। जो 250 मिलियन या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी रखता होगा उसमें इन्होंने एनुअल रेंटल वैल्यू 1% ऐड कर दी है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी हमने एमनेस्टी में ही अप्रूव कराई हो कि लोगों ने और जो फॉरेन रेमिटेंस के ज़रिए ख़रीदी गई हो या गिफ्टेड प्रॉपर्टी हो या वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो, उस पर कैसे एनुअल रेंटल वैल्यू लेंगे। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो टाइम आर्ट हैं, जो इनको 6 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, उनके भी उनको क्लियर नहीं किया कि आया कि उन पर भी 7E लगेगा कि नहीं लगेगा। इस बजट को हम देखते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है आया कि इस बजट पे पूरा वक्त गुजार सकेगी कि नहीं कर सकेगी, बजट को जो है वो अचीव कर सकेगी कि नहीं। बहरहाल हम ये समझते हैं जो बजट पेश किया गया इसमें इंडस्ट्री के वाले से बड़ी अच्छी खुशाइंद इन्होंने, जैसे डेप्रिसिएशन जो है 100% अलाउ कर दी है और डेप्रिसिएशन का जो रेंट है उसको रेंटल वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरह की जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, मैं समझता हूँ इंडस्ट्रीज़ लगाने के वाले से इस वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल इंडस्ट्रीज़ लगें ताकि हम अपने मुल्क के अंदर ही अपनी तमाम अशिया को यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर करें। जिस गवर्नमेंट ने ये अर्निंग की थी वो तो रही नहीं, ये आए हैं आके बजट बनाना शुरू कर दिया। अब जो अवेलेबल उनके पास चीज़ है, जो सरमाया है, उसी में उन्होंने बजट बनाना है। सब एक्सपेक्टेशन है यहाँ से इनकम आ जाएगी, यहाँ से इनकम आ जाएगी, इस तरह करके आ जाएगी और उसके नतीजे में बनने वाला जो बजट है अवाम के ऊपर इतना बोझ है कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हर चीज़ के ऊपर से सब्सिडी जो थी ख़त्म हो गई। जो गवर्नमेंट को अपने लोगों को फैसिलिटीज़ सहूलतें देनी चाहिए थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो गई और इसमें सिर्फ 2 तबके जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। या वो तबका जिसने मांग के खाना है, बिल्कुल गरीब है, उसके पास है ही कुछ नहीं, उसको ना महंगाई से फ़र्क पड़ता है ना चीज़ें सस्ती होने से फ़र्क पड़ता है। वो बेकारी हैं, उन्होंने मांग के खाना है। जो अमीर तबका है उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो 100 की जगह पे 1000 खर्च हो जाए उसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो दरमियान में थे सफ़ेद पोश वो सब के सब क्रश हो गए। लेकिन सब एक्सपेक्टेशन है बाहर से कर्ज़े आएंगे, हम उन कर्ज़ों से हम सहूलतें देंगे। कैसे सहूलतें देंगे, किस तरह होगा? मुश्किल तरीन वक़्त है और इस मुश्किल तरीन वक़्त में हर बंदे को सोचना चाहिए। सारा फ़र्ज़ी बजट है और इस बजट में एक तो सहूलत नहीं है, दूसरा इस फ़र्ज़ी बजट के अंदर भी अभी पता नहीं कितने बजट आएंगे और किस तरह करके ये साल गुजरेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे फ़ज़ल करे। कमर साहब, आपका पोस्ट बजट सेमिनार बड़ा अच्छा हुआ है लाहौर टैक्स बार का और पाकिस्तान टैक्स बार का। सबसे पहले ये बताइए कि 9,502 अरब का जो इन्होंने पूरा
तखमीना लगाया है बजट का, जिसमें 7,004 अरब रुपए का टैक्स महसूलात का हदफ रखा है। आप समझते हैं जो ये ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक और जो इन्होंने टैक्स टू जीडीपी 9.2 रखी है, उसके मुताबिक ये हदफ पूरा हो सकता है? जो इस वक्त टारगेट है, मैं समझता हूँ वो पूरा करना तो मुश्किल काम नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी थोड़ी सी समत जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए और पॉजिटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए। थोड़ी सी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और एक्सपोर्ट है, आईटी है, ये 4-5 जो हमारे सेक्टर हैं, ख़ास तौर पे ज़राअत है, उसके लिए जो अभी सब्सिडीज़ भी कुछ अनाउंस हुई हैं, जैसे अब सेल्स टैक्स वगैरह जो है ट्रैक्टर की ख़रीद पे और बहुत सारे अद्वियात पे जो यूज़ होती हैं, बीजों पे उन्होंने उसको एग्जम्प्ट कर दिया। बेसिक जो हमारा अलमिया है वो ये है कि हम इस बजट को कंटिन्यू कर लें। ये जो हमने टारगेट सेट किए हैं, हम इसको मिनी बजट की सूरत में ना लेके आएँ। एक अच्छा तखमीना है जो हालात हैं इस वक्त, मारूज़ी हालात, उसके मुताबिक, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। शरह जो आपने बात की कि टैक्स टू जीडीपी रेशो, देखें हम डबल डिजिट से वापस सिंगल पे आए हैं और हमें डेफिनेट प्रोग्रेसिव की तरफ जाना है। इसमें जो कमी है सबसे बड़ी वो ये है कि हमने जो ज़्यादा इन्हिसार है वो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बढ़ाया है, यानी सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एफईडी है, हमने उनकी तरफ अपना रुझान ज़्यादा बढ़ाया है, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारी बेस होती है किसी भी मुल्क की, उसकी जो शरह नमू है टैक्सेस की, उसको बेहतर करने के लिए तो आप डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा बढ़ाते। वहाँ मैं समझता हूँ कि एक गैप है, उसको कवर करने के लिए जो इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया है अभी, डीमिंग एक इनकम का कॉन्सेप्ट जो है लेके आए हैं, जो ओपन प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टी पे वेल्थ टैक्स हम जिसको कह सकते हैं। वेल्थ टैक्स तो खैर अब नहीं लगा सकते 18th अमेंडमेंट के बाद, लेकिन ये एक हमने थोड़ी सी कोशिश की है एफबीआर ने, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें भी काफ़ी सारी अभी मुश्किलात हैं। इसका जो आसान हल था कि आप इस वक्त एक कोलिशन की गवर्नमेंट है, तमाम सूबों को आप साथ बिठाते, उनके साथ बैठ के बातचीत करते और आप एक यूनिफॉर्मिटी रेट के साथ इस चीज़ को डिसाइड करके वंस फॉर ऑल चीज़ को सेटल करके आप आगे चलते। देखें ये अभी कल जिस तरह से आपने देखा कि अभी रिसेंटली आपने इम्पोज़ किया, लेवी लगाई और आज वो लेवी आपकी ख़त्म हो गई। इनकम सपोर्ट लेवी जो है वो आज स्ट्रक डाउन हो गई, उसका कोई अब जो केसेस पेंडिंग है वो डेफिनेट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गई और उसी की रोशनी में सारे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। देखें लेजिस्लेशन जो है ये जब आप उसको सही मानों में इंटेंशन के साथ नहीं करते, अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों को लेके नहीं चलते, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होती। अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो हमने उस मद में तखमीना लगाया होता है, सबसे बड़ा कट हमें वो लगता है। अब इस मद में भी हमें चाहिए था कि अक्रॉस द बोर्ड हम सूबों को लेके तो ये फिर डिसीजन करते। देखें 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसों के, सूबों के पास प्रॉपर्टी के राइट हैं, ये आप इस मद में इनसे टैक्सेस इस तरह कलेक्ट नहीं कर रहे और ये डेफिनेट देखिएगा कल को चैलेंज होगा और अल्टीमेटली ये मुश्किल में जिस तरह पहले तो कमर साहब जो भी बजट आते थे लफ्ज़ों का हेर फेर कहा जाता था, लफ्ज़ों गोरख धंधा भी कहा जाता था, लेकिन इस दफ़ा तो पहली दफ़ा बार लोग कहना शुरू हो गए हैं होम्योपैथिक बजट है। क्या आप भी समझते हैं ऐसा ही बजट है? मैंने देखें बात का शुरू में मैंने कहा कि अगर तो हम इसी को मेंटेन करें, जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर दे दी हैं, इसी को मेंटेन करें, इन टारगेट्स को अचीव करें, तो फिर तो एक मुनासिब बात है। लेकिन अगर हमने हर 2 माह बाद एक मिनी बजट लेके आना है, हर 2 माह बाद हमने अभी देखिएगा ट्रैक्टर की आपने ट्रैक्टर की बात की थी, सेल टैक्स की जो एग्जाम्पशन उन्होंने दी है, लेकिन अगर वो एग्जाम्पशन जिसने ख़त्म की उसकी कास्ट जब आएगी वो बढ़ नहीं जाएगी, जब उस पर रिफंड जो लोग नहीं ले सकेंगे तो कास्ट बढ़ जाएगी, तो फिर ज़्यादा महंगाई तो मैन्युफैक्चरर देखें आम लोग नहीं हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो चंद एक इदारे हैं गिनती के हमारे यहाँ पे, तो वो उनके लिए एक मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब बात है, वो रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर उसमें अगर आपकी एग्जम्पशन में जाती है फिर तो डेफिनेट नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ेगी। लेकिन अगर इसको ज़ीरो रेटिंग में जाता है तो फिर उनके लिए रिफंड। सेल टैक्स की अभी ये जा रहा है 6 शेड्यूल में, तो डेफिनेट आपकी बात ठीक है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आगे जो फर्दरेंस एक्टिविटी थी उसके ऊपर फर्दर चार्ज होता था वो वहीं पर रुक जाएगा। अच्छा जो सब जिस तरह ये सेल टैक्स का जो टैक्स हदफ है, महसूलात का जो हदफ रखते हैं, 64% सेल टैक्स की मद में वो टारगेट पूरा हो रहा है,
उसमें जो जिस तरह आप फरमा रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस का तमाम बोझ तो कंज्यूमर पर आवाम पर पड़ता है, तो ये बजट में सारा आवाम के ऊपर जुल्म ही है। डेफिनेट देखें, एक जो अच्छी बात नज़र आई है कि इन्होंने पहली दफ़ा एक कोशिश की है कि आप मरात याफ्ता तबका जिसको हम कहते हैं या वेल्थी पीपल जो हैं उनको टैक्स करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तरीकाकार गलत है। वो भी हमारा जो प्रॉपर्टी के ऊपर डीमिंग इनकम वाला कॉन्सेप्ट हम लेके हैं। लेकिन अदरवाइज़ तो देखें, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो सारे का सारा बर्डन तो आवाम पे जाना है। ये कैपिटल जो वैल्यू टैक्स है इसकी क्या पोजीशन है? देखिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स तो वो प्रोविंसेस ने ही कलेक्ट करना है ना बेसिकली, तो आप तो उसमें जा ही नहीं सकेंगे ना, ये ले ही नहीं सकेंगे, तो वो तो डिफरेंट एक आइटम होगी ना। यहाँ पे आपकी जो कलेक्शन है आप उसकी बात करें ना, ठीक है। आपके पास है फेडरेशन के पास जो चीज़ें हैं आप उनकी बात करें ना। सूबे क्या करते हैं, पंजाब ने क्या करना है, केपी ने क्या करना है, सिंध ने क्या करना है, बलूचिस्तान ने क्या करना है, वो तो उनके अपने हदफ है और उनके अपने। आपने तो बल्कि आपने अपनी इनकम में से जो उनका शेयर है वो उनको देना है ना। अच्छा जो साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। पहले मुबशर साहब, लाहौर टैक्स बार किस तरह सर देख रही है ये बजट जो 2022-23 है जो पेश किया गया है? लाहौर टैक्स बार इसको इस तरह से देख रही है कि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें जो टारगेट सेट किए गए हैं इनको मेरे हिसाब में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो करंट सिचुएशंस है हमारे मुल्क की, जिसमें बिजली का शॉर्टफॉल है और आज कल जो 7000 मेगावाट तक इसका शॉर्टफॉल चला गया, उससे की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है हमारी वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही है। अब टैक्स जो आपको देना है वो कोई किसी ट्रेडर ने या रिटेलर ने उस हिसाब से नहीं देना जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरर ने देना है, और जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरर ने जॉब्स देनी है आपको, जिस हिसाब से उन्होंने मैन पावर को यूटिलाइज़ करना है। उस वजह से चूँकि फिर ये सारा हार्श असेसमेंट्स करते हैं, बिला वजह 140 का नोटिस दे के तो डायरेक्ट अटैचमेंट करते हैं जो कि इलीगल है। हाई कोर्ट के इसके ऊपर डिसीजंस है। टियर 1 के लिए पहले भी उन्होंने दिया था, अब ट्रेडर के लिए फिक्स टैक्स रजीम का उन्होंने ऐलान किया है। आप समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कामयाब होगा? क्योंकि जिन ताजरों को बिल ही थोड़े आते हैं उनके साथ फिर क्या होगा, वो किस तरह उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा? फ़िक्स टैक्स जो रजीम है या फ़िक्स टैक्स जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर लगाया जा रहा है, इसके अंदर आप लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज इसलिए नहीं कर सकते, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो 200 स्क्वायर फुट की शॉप है उसकी तो सेल मिलियंस में होगी, और जिसका हुजम बड़ा है अगर उसकी 2000 स्क्वायर फुट की शॉप है लेकिन उसकी सेल कम है, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा है, आप कैसे बाइफिकेट करेंगे कि जो एक 200 स्क्वायर वाली जो शॉप है उसकी सेल कितनी है और जो 2000 स्क्वायर फुट वाली शॉप है उसकी सेल कितनी है? आप इसमें तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। मुबशर साहब, वो जिस शालमी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, वो फट्टा लगा के बैठे होते हैं, लेकिन उनको जो गोदाम है 8-8 कनाल के लगे होते हैं, जनरेटर चलाते हैं, वो तो वो मीटर इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर उनको किस तरह उस नेट में लेके? अब देखें ना, आपकी यही बात है कि जब अगर बंदा जनरेटर इस्तेमाल करेगा उसको कहाँ से फिक्स टैक्स आएगा, क्या आएगा? बिल तो उसका बिल्कुल थोड़ा आएगा और वो एक नॉर्मल सा टैक्स देगा। हमें इस चीज़ को देखना है कि उसकी सेल कितनी है। हमें सारी इकानमी को एक्चुअल में जो टैक्स पेड तबका है उसकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है। अच्छा, आपका जो पोस्ट बजट सेमिनार कल हुआ है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे गुफ्तगू प्रॉपर हुई है। आप क्या समझते हैं हमारी जो सिमत है हुकूमत की टैक्स निज़ाम में, वो इस बजट में कुछ नज़र आई है? टैक्स निज़ाम में हुकूमत की समत ठीक है। इसमें उसने जो टारगेट्स फिक्स किए हैं वो मैंने बताया कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास टैक्स कलेक्शंस के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हमारे स्टाफ जो है हमारा वो वेल ट्रेंड नहीं है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो टारगेट्स अपने फिक्स करने हैं उसके लिए क्या हमारे पास कोई स्किल्ड लोग हैं जो इकट्ठा कर सके। हमें टैक्स इस हिसाब से इकट्ठा करना है कि हमने हरासमेंट भी नहीं फैलानी और टैक्स भी लेना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग टैक्स पेयर को थोड़ा रिलैक्स करें, उसको इत्मीनान दें। जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर रजिस्टर्ड लोग ना, उनके सिम भी बंद कर दी जाएंगी, उनके कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए जाएंगे बिजली के, गैस के, दूसरे, तो वो इस तरह एक कॉन्सेप्ट चल पाएगा? ये कानून और आइन की सूरत में हम जब इसको देखते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? ये एक बड़ा हार्ड स्टेप है जो अगर इस तरह लिया जाएगा। अगर किसी का बिजली बंद कर दी जाएगी, किसी का पानी बंद कर दिया जाएगा, अगले की सांस बंद कर दी जाएगी, फिर वो क्या करेगा, किधर जाएगा? बात सिर्फ इतनी सी है सारी कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, उनको टैक्स नेट में लेके आना है,
उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हैं, उनको हमने उनके हार्श असेसमेंट्स नहीं करनी, हमने उनके ख़िलाफ़ मुनासिब से आर्डर पास करने हैं, उन्हें इस पोजीशन में लेके आना है कि वो टैक्स पे करें। अच्छा, नादरा का जो डाटा वो एफबीआर के साथ शेयर करेगा उससे कोई टैक्स बेस में बेहतरी आएगी? एफबीआर के पास नादरा का डाटा शेयर करने से पहले भी बेशुमार इन्फॉर्मेशन है, इनके पास बेशुमार इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, इनके पास जो बच्चों की फ़ीसें जाती हैं उससे इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनके पास जो बाहर लोग सफ़र करते हैं उससे इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनके पास जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज करता है उससे इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन तो बेशुमार है इनके पास। सालों सुनते आ रहे हैं 2.5 करोड़ लोगों का डाटा पास एफबीआर के पास मौजूद है, तो उस टैक्स पेयर का मौजूद है, लेकिन आज तक साबित तो कुछ नहीं हुआ। क्या इससे नादरा से हम साबित कर सकेंगे? डाटा तो इनके पास बहुत सारे लोगों का है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों का डाटा इनके पास मौजूद है, लेकिन इनके पास मैन पावर नहीं है कि वो सारे को हैंडल कर सकें। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह अभी मुबशर साहब फरमा रहे थे वो बेहतरी आएगी, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं हम यूटिलिटी बिल बंद कर देंगे, कनेक्शन बंद कर देंगे, कानून और हम जो हमारा आइन है वो क्या कहता है? दूसरा PSO का जो ये कह रहे हैं हम उससे टारगेट को पूरा करेंगे, दूसरी तरफ CNSE की जो शर्त है उसको ख़त्म कर रहे हैं, खुला तजाद नहीं है? ये देखें, ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। जी जी, आप इसको नहीं कर सकते। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं और उसमें बड़ी क्लियर ये वर्डिक्ट है ऑनरेबल कोर्ट्स का कि आप जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उनको आप वायलेट नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है आपके इस तरह तो से। मुझे ब्रेक का जरा, ब्रेक से बाद आपकी गुफ्तगू यहाँ से जारी रखेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कमर साहब, देखें, पॉइंट ऑफ सेल वाला एक मैं उस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ, एक अच्छा स्टेप है। जी जी, हमें जो रिटेल चेन स्टोर है उसको लेके आना चाहिए इसमें। ये एक बहुत बड़ा एक चंक है आपका रिटेल सेक्टर का, लेकिन उसमें एक चीज़ को आप सामने रखें कि हमने हर अच्छा काम बुरे तरीके से करना है। जी जी, हमारी जो किसी भी काम को करने का अंदाज़ है वो इस तरह से है कि हम पकड़ दकड़ और मार कुटाई और दौड़ धूप वाला काम शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि आपने एक तरीक़ाकार से इसको शुरू किया, उसमें इतनी हैवी पेनल्टीज़ और उसका इनपुट का डिसअलाउंस 60% तक उसकी टैक्स पेयर की, ये इतने हार्श स्टेप्स नहीं होने चाहिए। जी जी, देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं ये हमेशा पेनल्टीज़, हमेशा सज़ाएँ जितनी होती हैं ये डेटरेंस के तौर पे यूज़ होती हैं, ना कि ये रेवेन्यू कलेक्शन के तौर पे और इस तरह से लोगों के राइट को इन्फ्रिंज करने के लिए कि स्टेट उनका पैसा ही उससे खा कोई जाए। फ़र्क नहीं पड़ेगा CNSE की जो शर्त खत्म उसका की है। सबसे नहीं, मैं POS वाली भी बात कंप्लीट कर लूँ। इसको हमें चीज़ों को रिलैक्स करके मिनिमम डेटरेंस की तरफ आके लोगों को लेके आना चाहिए, ये एक अच्छा स्टेप है। अब आपका सेकंड ये था कि सेल्स टैक्स में जो कानून में सेक्शन 23 में एक मैंडेटरी प्रोविजन थी कि जब भी किसी शख्स ने कोई फ़रोख्त करनी है तो वो शनाख्ती कार्ड जो है वो ज़रूरी मेंशन करेगा। देखें, ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने विदड्रॉ करके ये ज़्यादती की है। जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ एक स्टेप था, कभी भी बार की और चैम्बर की ये डिमांड नहीं रही कि आप इसको ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि आप या तो 3% जो फर्दर टैक्स ले रहे हैं, जब आपने शनाख्ती कार्ड ले लिया तो आपको नहीं लेना चाहिए, आप उसको ख़त्म करें। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा ये इसमें इंपोर्टर को भी वो फाइनल टैक्स रजीम में ले गए हैं, कभी मिनिमम में ले आते हैं, कभी नॉर्मल में ले आते हैं। ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हर बजट में कुछ ना कुछ उनको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कानून को बना दिया जाता है, फिर वो स्टैंड जहाँ करते हैं फिर वो भूल जाते हैं हमने कहाँ करना है। अच्छा, अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के हिसाब से पूछेंगे तो वो नॉर्मल रिटर्न जो थी वो होनी चाहिए, वही तरीकाकार है। लेकिन जब आप FBR की मैलाफाइडी, इनकी बदनीति देखते हैं कि टैक्स पेयर के जायज़ सलूक करते हैं, तो उसके लिए फिर फाइनल टैक्स ठीक है, जो आप लोगों के साथ सलूक एक रहना करते चाहिए हैं ना, कभी नॉर्मल में ले जाते हैं उनको, कभी वो मिनिमम में ले आते हैं। नहीं, वो तो हमेशा देखें, हम हमेशा बात टैक्स करते पेयर हैं कि के साथ आप जाती है एक ना। कंसिस्टेंसी रखें, कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ जो पॉलिसी लेके आते हैं उसको फिर चलाएं। जो साहब मेरे साथ आसम जुल्फ़ार साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ मौजूद हैं अरशद बशीर साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। अरशद बशीर साहब, आप इस बजट को किस तरह देखते हैं जो वफाकी हुकूमत ने पेश किया है? ये जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने ख़त्म की हैं, पहले 1515 अरब थी, अब इसको कम करके उन्होंने 699 अरब कर दिया, तो ऑलमोस्ट 815 अरब की सब्सिडीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अब ओवरऑल अगर देखें, पेंशनें बढ़ गई हैं और बहुत से रिलीफ दे दिए गए हैं, चीज़ें कर दी गई हैं, लेकिन जहाँ आवाम का मसला है वहाँ तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आवाम के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं। आप सब्सिडीज़ कम करेंगे, एक तरफ इन्फ्लेशन है, आपकी इन्फ्लेशन ऑलरेडी डबल डिजिट में चल रही है, साथ आप सब्सिडीज़ ख़त्म किए जा रहे हैं। सब्सिडी ख़त्म करने का मकसद ये है कि आपने जो भी रिलीफ आवाम को देना था वो आपने वापस ले लिए। तो हमें सोचना ये चाहिए कि ये जो सब्सिडीज़ हैं इनको हमें बढ़ाना चाहिए।
या आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म या ऐसी चीज़ लेके हैं जिससे बंदे की जो है आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के बारे में सोचें। तो आप बंदे की इनकम बढ़े, ठीक है, आपने अगर वो इन्फ्लेशन उधर से आ रही तो आप अपना कम से कम उसके लिए इनकम बढ़ाने का सोर्सेज तो पैदा करें ना। आपको डेवलपमेंट्स के बजट को बढ़ाएं, इन चीज़ों को बढ़ाएं ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों। सब्सिडीज़ ज़्यादा दें ताकि आपने पहले से इतनी ज़्यादा एकदम कम कर दी हैं, आपने ऑलमोस्ट आपने डबल से ज़्यादा उसको रिडक्शन दे दी है। साथ ही आपने और कोई मैकेनिज्म तो दिया नहीं, ना आपने कोई इनकम बढ़ाने का सिस्टम दिया है, ना लोगों को उस तरफ कोई ऐसी चीज़ें पैदा की हैं ताकि लोग उससे अपनी जो है ना वो इनकम को जनरेट कर सकें, कुछ चीज़ें पैदा कर सकें। तो ये ऐसे महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आएगा। आपका बिजली के बिल आप देखें इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आपके गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो लोगों को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और लोग पहले ही बहुत पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे और जो सफ़ेद तबका वो तो समझ लें बिल्कुल ही सफ़ेद कुछ तबका ख़त्म हो जाएगा। अरशद बशीर साहब, ये बताइएगा कि जो बजट में टैक्स लगाने का क्या इक़दामात है इनकम टैक्स आर्डिनेंस के मुताबिक? उसमें देखें काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो कि रिलीफ मेजर्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो टैक्सेशन मेजर्स हैं। मेजर तो रेवेन्यू मेजर्स इन्होंने ली हैं, रिलीफ मेजर्स इसमें बहुत से काम हैं। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इससे पहले आया था डॉक्यूमेंटेशन और इकानमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेल्स वगैरह थी रिटेलर से इधर से, उसमें CNIC की कंडीशन को कंपलसरी किया गया था कि 1 लाख एक से ज़्यादा की आपको बंदा परचेज़ करेगा तो अपना CNIC प्रोवाइड करेगा। वो जो रिटेलर है वो इस इनवाइस के उसका CNIC नंबर मेंशन करेगा। अब इस बजट में उसको वापस ले लिया गया है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं हमने टैक्स बेस बढ़ाना है, डॉक्यूमेंटेशन और इकानमी की तरफ जाना है, दूसरा हम इस तरह के जो मेजर्स उनको वापस किए जा रहे हैं। साथ ही इसके अंदर इन्होंने जो इस बजट के अंदर किया गया है कि एक डीम्ड इनकम का कंसेप्ट ले हैं, प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर के एक बंदे की जो पास प्रॉपर्टी है 25 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो वो उसके ऊपर 5% वैल्यू लेंगे और 20% उस पर टैक्स लगा के तो वो डीम्ड रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी। तो अब सवाल ये है कि एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है, वो खुद उसमें रह नहीं रहा, ना उसने वो किराए पे दी हुई, तो आप कैसे उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल ही उसके बनता है कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, हम उसको कर ही नहीं सकते। साथ ही इन्होंने एक अच्छी मेजर ली है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इन्होंने किया है जी कि एक बंदे का अगर एक दफ़ा ऑडिट हो गया तो वो 4 साल तक उसका दोबारा ऑडिट नहीं होगा। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे पहले ये था कि एक बंदा अगर टैक्स का ऑडिट स्टार्ट हो जाता है तो हर साल ही वो बंदा ही ऑडिट में रहता है, हर साल उसको ऑडिट में सेलेक्ट किया कर लिया जाता था। तो वो कम से कम एटलीस्ट वो थोड़े से उस बंदे को जो है ना उसके बारे में रिलीफ मिलेगा। तो उससे कम से कम ये है कि थोड़ा लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और लोग उसकी तरफ आएंगे। एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि हमें जो मेजर मेजर्स हैं वो लेनी चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन और इकानमी की पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। हम टैक्स रेट्स को टैक्स इन चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं, विद होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। इससे तो आपका रेवेन्यू तो इकट्ठा हो जाएगा लेकिन जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। हमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर्स लेने चाहिए। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपने जैसे CNIC कंडीशन ख़त्म कर दी है, कंडीशन मेरे ख्याल से रहनी चाहिए। इस कंडीशन को हमें वापस नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस कंडीशन को वापस लेते हैं तो इससे जो है ना आपके जो डॉक्यूमेंटेशन और इकानमी के जो आपने मेजर्स लिए गए थे वो सारे वापस हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जिसका ऑडिट एक दफ़ा हो गया वो ना कमिश्नर उसको सिलेक्ट करे और ना ही उसका आगे जो है ना वो कोई बोर्ड सेलेक्ट करे। उसके ऑडिट होने ही नहीं चाहिए 4 साल के अंदर। 4 साल के बाद ठीक है आप उसका देखें, आप लोग टैक्स मेजर्स को बढ़ाएं। जैसे आपने एक अच्छी चीज़ है कि जो कमिश्नर के पास एम्पावर किया है कि जो लोग टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे उनको रिटर्नों को इन्फोर्स करने के लिए आपने कहा कि आप उसके मोबाइल की सिम बंद कर देंगे, उसके बिजली का कनेक्शन बंद कर देंगे। हाँ ठीक है, जो बंदा वाकई इतनी इनकम अर्न कर रहा है, आपके पास डाटा अवेलेबल है और वो फाइलर नहीं है, इस सारे काम के लिए आपको चाहिए ठीक है ये इसको इन्फोर्स करना चाहिए। इसको अगर आप प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर देते हैं तो आपका इससे ही टैक्स बेस बढ़ जाएगा और बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। जी नाजरीन, ICAP के फार्मर प्रेसिडेंट इमरान अफजल साहब इस बजट 2022 और 23 के हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं। देखिए, ये जो बजट आया है ये इन फाइनेंशियल क्राइसिस में आया है जिसमें मुल्क में फ़ंड्स के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और इस वजह से अगर आप ओवरऑल देखें तो अटैम्प्ट ये की गई है कि जो मुहैयर ज़रात हैं उनको टैक्स लगाया जाए और उनसे रिकवरी करके तो फिर आगे पास ऑन की जाए। अब वो किस हद तक पास ऑन होती है ये एक सेपरेट डिबेट है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस अटैम्प्ट में
कुछ चीज़ें की गई हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी इजाज़त नहीं थी, और इसकी वजह से ख़तरा ये है कि बहुत सी लिटिगेशन होगी और उस लिटिगेशन के नतीजे में कलेक्शन इफ़ेक्ट ज़रूर होगी। अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहें तो जिस तरह डीम्ड इनकम पे का कॉन्सेप्ट डाला गया है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे नहीं भी हैं उनको एक एज्यूम्ड रेंट के ऊपर टैक्स किया जाएगा। और अगर आप इसको बहुत एक्सप्लिसिटली देखना चाहें तो वो एक्चुअली वेल्थ टैक्स लगाने की कोशिश है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरेशन का डोमेन नहीं है, प्रोविंस का डोमेन है। इसलिए उसको डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट से ले जाके तो कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जा रहा है। सीवीटी लगाया गया है, अगेन उसमें भी वो बैरून ममालिक एसेट्स जो हैं उनके ऊपर टैक्सेशन होगी। कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन है उसको बढ़ा दिया गया है। जो आपको गिफ्ट या सक्सेशन में आपके पास एसेट्स आते थे, उसमें अमेंडमेंट से ये हो गया है कि पहले होता था कि जी आपको जिस दिन वो ट्रांसफ़र होते थे उसकी फ़ेयर वैल्यू, उसकी कॉस्ट अज्यूम कर ली जाती थी। अब प्रोविज़न ये कर दी गई है कि जब वो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी बायर की, वो कॉस्ट आपको ट्रांसफ़र होगी। तो इस केस में ज़्यादती उनके साथ होगी जिन्होंने एसेट इनहेरिट किए। उस वक्त वैल्यू वो कुछ और थी, आज 20 साल बाद उसकी वैल्यू और हो गई हुई है। तो वो इफ़ेक्टिवली डिफरेंशियल जो है वो प्रैक्टिकली जो सेल प्राइस होगी वो गेन के तौर पे असेस होकर उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। एंड दूसरा एस्पेक्ट ये भी होगा कि रजिस्ट्री उस वक्त डीसी रेट पे हुई हुई, आज मार्केट वैल्यू में इतना फ़र्क आ गया है कि आप मोस्ट ऑफ द इनकम विल गो इनटू टैक्सेशन। अगर ये चीज़ें अपहोल्ड हो गई शायद बजट अचीव करना आसान हो जाए, बट शदीद ख़तरा ये है कि लिटिगेशन की वजह से ये ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। सेल टैक्स में जो प्रोविज़न तो अच्छी है, लेकिन उसमें जो छोटा दुकानदार है उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर फ़िक्स्ड सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। अब जिसका बिल ये 1000 रुपये आता है उससे 3000 रुपया तो रिकवर करना है उन्होंने हर हालत में, और जिसकी ज़्यादा बिल था उससे भी वही फ़िगर लेनी है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा उनको इफ़ेक्ट होगा, बट देखते हैं अब नॉमिनी कमेटी और बाकी क्या करते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली जब एक्ट बनेगा तो उसके ऊपर एक्चुअल सिचुएशन आएगी। वैसे भी इस बजट में प्रोविजनल फिगर्स हैं, फाइनल फिगर्स तो अभी नहीं आई। आसम जुल्फ़ार साहब, ये बताइएगा कि सेल टैक्स की मद में जो एग्जाम्पशन दी हुई थी वो सूदमंद साबित होती हैं? मिसाल के तौर पर जो ट्रैक्टर वगैरह की ऊपर अब जो एग्जाम्पशन दी गई है, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो सेल्स टैक्स के अंदर एग्जाम्पशंस का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा फोकस्ड टॉपिक है। ऐसे ही इसके पीछे किसी को भी एग्जाम्पशन देने के लिए एक पूरा इकोनॉमिक डिसीजन पीछे लिया जाता है। इस वक्त जो सेल्स टैक्स में एग्जाम्पशंस जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है वो बुनियादी तौर पर 3 है। पहली एक ट्रैक्टर्स की आपने देखी है, जाहिर है हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, और जो पुरानी रजीम थी ट्रैक्टर से मुतल्लिक, उसमें जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर थे उनके बेइंतहा रिफंड एक्यूमुलेट हो रहे थे। इस पर पहले 5% का टैक्स था। और जो ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की 2 बड़ी कंपनी हैं उनके रीफंड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी के प्रॉब्लम थे। अब उन्होंने इसको एग्जेम्प्ट किया है, सिस्टम सिंप्लीफाई हुआ है, लेकिन इससे थोड़ी कीमत ऊपर चली जाएगी। हम ऑलरेडी इस वक्त इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा फंसे हुए हैं, इससे ये जो ट्रैक्टर है इस पे एग्जाम्पशन करने की वजह से जो कीमत ऊपर जाएगी उसका थोड़ा और चैलेंज होगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पशन इन्होंने कुछ मशीनरी वगैरह के लिए दी है, वो हमेशा से एक अच्छा स्टेप है। मशीनरी आएगी और अगर उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, ये भी इकोनॉमिक साइड के ऊपर एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया। जो तीसरी एग्जाम्पशन इस वक्त आई है वो हॉस्पिटल्स के लिए जो चैरिटी पे रन किए जाते हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन दी है। ये भी एक अच्छा स्टेप है इस लिहाज से कि हॉस्पिटल्स अगर जो भी इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदेंगे उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा तो उनके पास चैरिटी करने के लिए कुछ ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे और जनरल पब्लिक को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आसम जुल्फ़ार साहब, रिटेलर को फिक्स टैक्स रजीम में ला रहे हैं, आप क्या समझते हैं जिनके बिजली के बिल कम होंगे फिर क्या सूरत हाल होगी, उनके साथ क्या सलूक होगा? देखिए, ये आपके सवाल के 2 जाविये हैं। एक तो फिक्स टैक्स इनकम टैक्स के अंदर लेकर आने का प्रपोजल है,
और दूसरा सेल्स टैक्स में ये जो अमाउंट्स उन्होंने 3 कैटेगरी बना के रखी हैं, इसमें जो सेल्स टैक्स वाली है वो तो स्पेस देने के लिए ठीक है, उसमें थोड़ी डिस्पैरिटी रहेगी कि जिसका बिल 3000 है उसका भी सेल्स टैक्स 3000 होगा और जिसका 29,000 है उसका भी 3000 होगा, ये डिस्पैरिटी तो रहेगी। लेकिन इतने ज़्यादा रिटेलर्स को दुनिया की तरह सबको रजिस्टर करके उनको इम्प्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना हमारे लिए मुश्किल है, जिस तरह का हमारा मुल्क का एक मुआशी निज़ाम है। लेकिन इसको शॉर्ट टर्म में रहना चाहिए और एंड में गवर्नमेंट को ऑटोमेशन के थ्रू सबको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करनी चाहिए और एक्चुअल सेल्स टैक्स पर आना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आसम जुल्फ़िकार साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कमर साहब, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता हूं क्योंकि आप पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार को भी प्रेजेंट कर चुके हैं। जो ये ट्रेड डेफिसिट है, इसका इकॉनमी पर क्या असरात होता है? देखिए, जो आपका बेसिकली इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। आपकी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आपको क्या फॉरेन एक्सचेंज आता है, और जब आप इंपोर्ट्स करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप क्या रेमिटेंस जो है आपकी जाती हैं। जब तक आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी नहीं और बाहर से आने वाला पैसा यहाँ से जाने वाले पैसे से नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक आप मुश्किलात। छोटा सा मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अगर हम इंपोर्ट्स को बंद करते हैं, जो लग्जरी चीज़ें आती हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास पैसा है, वो भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है उनके? आप कदगन लगाएं, उनके पास पैसा है तो वो टैक्स नेट में है या नहीं, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, उनकी तो गुनाह नहीं है। जिनके पास पैसा है वो खा सकते हैं, वो चीज़ें लग्जरी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर अमीर सोचेगा ना कि मेरे पास पैसे हैं और मैं सारी चीज़ें खरीदूँ और मैं सारी सहूलियत वही इंजॉय करूँ और वही चीज़, कमर साहब 74 साल में कुर्बानी तो अवाम देती है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क ठीक हो, हमने इसको ठीक करना है, जी, हमने इस मुल्क में बेहतरी लेके आनी है, तो फिर इन फैसलों पे कायम भी रहना पड़ेगा। और ये फ़ैसले जो हमने मुश्किल वक्त में अगर गवर्नमेंट ने कर लिए हैं किसी न किसी वजह से, तो इनको इसके ऊपर पाबंद भी रहना पड़ेगा। शराफियों पे जो टैक्स लगाया गया है, आप समझते हैं कोई वो हुकूमत वो ले पाएगी? मेरा ख्याल है लगाने का तरीका गलत है, लगना चाहिए। मैं खुद इस हक में वेल्थ टैक्स था पहले, वो शख्स जिसकी आमदन उसके अखराजात से बेहतर है और उस शख्स के असासाजात इतने हैं कि एक नॉर्मल शख्स की जो आमदनी है उससे बेहतर है। जो आप एक वेल्थ टैक्स भी था ना पहले, जो कानून भी बना हुआ वो था, तो सारा कुछ बना हुआ 1963 का था, वो हाई शराफिया पे था, वो खत्म कर दिया एबोलिश हो गया, एबोलिश हो गया। अब 18th अमेंडमेंट के बाद आप वेल्थ टैक्स नहीं लगा सकते। जो जायदाद है उसके ऊपर अगर टैक्स लेना है तो फेडरेशन ने नहीं लेना, प्रोविंसेस ने लेना है। मैंने वही बात की ना शुरू में कि आपको या तो सब सूबों को कंसेंसस से बिठाएं, कोएलिशन की गवर्नमेंट है, सारे आपके साथ हैं, तो सबको बिठाएं ना, वेल दिखाएं ना। ये गवर्नमेंट की मैं समझता ना ही है। 4,500 तकरीबन बजट खसारा है जिसका बजट पेश किया गया है बजट खसारे के तौर पे, इसको कम करने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल है, इसको कम करने का। वो किस तरह किया जा सकता है? 2 चीज़ें आपको फिल फॉर करनी पड़ेंगी। एक, आप जितनी आपकी आईटी की इंडस्ट्री है उसको और आईटी की ट्रेनिंग और स्कूल्स को आप सब्सिडी दें, गली मोहल्ले में खोल दें। गली मोहल्ले में दुनिया में आईटी को फ़रोग़ देने के लिए उसमें 0.25% है वो की तो इन्होंने ज्यादती है, इसमें कोई शक नहीं। 0.25 जो लगाया है, 0.25% लगाया है, वो आपने की ज्यादती है आपने। लेकिन बात ये है कि चौथे नंबर पर पाकिस्तान है आईटी के, लेकिन अभी बहुत सारा आपके पास गैप बड़ा है, बहुत बड़ा गैप है आपके पास। आप बाकी अगर दुनिया को कंपेयर करें तो आपके पास बहुत बड़ा गैप है, इसको कवर करें। और दूसरा, आप एग्रीकल्चर को हम थोड़ा सा साइंटिफिक बुनियादों पे ले जाएं, अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कर लें और अपनी एक्सपोर्ट में इंडस्ट्री के, ये सिंपल एग्रीकल्चर की बात की है। मुबशर साहब, जितना भी ये बजट पेश हुआ है, दिफा का लगा लें, उसमें वो इंक्रीज़ किया गया है पिछले साल की निस्बत, ग्रांट्स का भी इंक्रीज़ किया गया है, पेंशन का भी, तनख्वाहों का भी। लेकिन जो अवामी सहूलियात के लिए एग्जाम्पशन थी 1,515 अरब रुपये की, उसको कम करके 699 अरब रुपया कर दिया गया, यानी कि 816 अरब कम की गई हैं। तो ऐसे में जो गरीब तबका है, या ज़रा से 70% लोग हमारे वाबस्ता हैं, जब बिजली के बिल ऊपर जाएंगे, महंगाई का तूफान उठेगा, तो फिर किस तरह आवाम किस तरह बिल बुला नहीं उठेगी? देखें, जब आप सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे तो फिर जो लोग हैं, जो आवाम है, वो जो पॉवर्टी की लाइन है उससे नीचे जाएगी। आपकी जो डॉलर प्राइस है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है, और आप IMF प्रोग्राम ने डिसाइड नहीं कर पा रहे आपने कब जाना है, आप जा नहीं पा रहे। उस वजह से महंगाई का एक तूफान आएगा नया।
जो आम आदमी पे जिसका असर पड़ेगा। आपने 750 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में रखा है। मतलब ये है 300 रुपये लीटर पे जाना है। मतलब अब ये है कि जनवरी से आप लोगों ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है तो वो अफेक्ट किस पे आना है? वो आवाम पे आना है। उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ेगी, हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, किराए बढ़ेंगे, तो वो सारे का सारा बोझ वो आवाम पे ही आएगा। और उसके लिए तो आपने सब्सिडीज़ पहले ही ख़त्म कर दी हैं। जो आप उसको कुछ थोड़ा बहुत दे रहे थे या देने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बिल्कुल वो आपने बजाय इसके कि अपनी जो लग्जरीज़ हैं उस पर कट लगाएं, आपने आवाम को जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं उस पर कट लगा दिए। मुबश्शिर साहब को ऐसे नए टैक्स जो लगाए हैं इस दफ़ा, आप समझते हैं उनमें से वो ऐसे नहीं लगने चाहिए, या जो एग्जाम्पशन ख़त्म की गई हैं आप समझते हैं वो ये एग्जाम्पशन रहनी चाहिए थी? देखें जी, बात ये है कि जो एग्जम्पशंस आपने एक बार दी हैं वो एग्जम्पशंस ख़त्म, वो एग्जम्पशंस जो हैं वो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हैं, उसको चलाने के लिए हैं। आपने जैसे चौर साहब ने भी बात की कि ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने इसको एग्जम्प्ट कर दिया है। देखिए, एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, उसको रिलीफ देना पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग जो उसको अगर एग्जम्पशन दे रहे हैं या उसको हम लोग एग्जम्प्ट कर रहे हैं, जीरो रेट कर रहे हैं, अब देखना पड़ेगा क्या उससे प्राइस उसकी बढ़ेगी या कम होगी। प्रॉपर्टी सेक्टर को पहले इंडस्ट्रियल का एक नाम दे दिया गया था, अब इस बजट के बाद इंडस्ट्रियल जो ये कंस्ट्रक्शन है या प्रॉपर्टी सेक्टर, ये रुक जाएगा, ये चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी से अब नीचे आएंगी, क्योंकि जब से ये बजट आया है उस वक्त से टेलीफोन्स आ रहे हैं और सारे पूछ रहे हैं कि अब मुझे प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, मुझे सेल कर देना चाहिए। हर बंदा ये पूछ रहा है कि उसने उसकी कितनी जो वैल्यू है वो वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर की हुई है, क्योंकि मार्केट वैल्यू के ऊपर ये आपको टैक्स लगना है। हर बंदे को ये फिक्र पड़ी हुई है कि मैं उसको सेल करूँ, उसको क्या करूं। जब सारी दुनिया उसको सेल करने पे लग जाएगी तो इसका मतलब है कि मार्केट जिसकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी। जी। कमर साहब, विद होल्डिंग टैक्सेस में क्या किया गया है उसको आप बेहतर जानते हैं, क्या इजाफा हुआ है, और दूसरे जो इनकम टैक्स में जो इजाफे हुए हैं अब किए हैं हुकूमत ने, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, मैं सब मेरे ख्याल में तो तनख्वाहदार तबके को तो जो छोटी तनख्वाह वाला है उसको तो उन्होंने रिलीफ दे दी है। 15% सैलरी बढ़ी है तो, लेकिन महंगाई भी तो ये अब एक फिगर के मुताबिक 40% है, लेकिन पाकिस्तान में जो यहाँ के जो हमारे माहिर मुआशात हैं वो अभी 24% कह रहे हैं, लेकिन दूसरे मुबालिक 40% हमारे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन की रेशो है वो ऐसे ही है, 35 से 40% के दरमियान जाएगी, डेफिनेट जाएगी। उसकी वजह ये है कि अभी आपने फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है। जब आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो जितनी पेट्रोकेमिकल के साथ, इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, और उसके बाद चूँकि हर चीज़ का आपका जो तल्लक है ट्रांसपोर्ट से लेके आपकी इंडस्ट्री से लेके तमाम जगह पे आपका पेट्रोलियम की जो मशरूआत हैं इनका जो यूजेज है वो बेसिक फ्यूल के तौर पे है, और उससे अल्टीमेट प्राइसेस बढ़ेंगी। ये 35 से 40% के दरमियान बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो आपने एक बात की अभी कि इसकी रिवाइवल कैसे हो सकती है, रिवाइवल देखें, आपको प्रॉपर्टी को डिस्करेज करना पड़ेगा, और आपने किया, ठीक किया। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आम शख्स की पहुंच से बाहर हो गया कि वो ये भी सोचे कि अपना घर बना लेगा। ठीक है। हमने घर की एक सहूलत को भी तजारत बना लिया था, जी। और जितना आपका पैसा है वो तमाम का तमाम यहाँ पे आ गया, और ये नॉन प्रोडक्टिव आपकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से निकल के ये पैसा जब इंडस्ट्री में आएगा, बिज़नेस में आएगा, कारोबार में आएगा, लोगों के लिए रोज़गार बनेगा। ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का सबसे बड़ा ज़रिया। और इसने एक दूसरा क्या किया कि जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी उन्होंने ग्रीन फील्ड एरिया हमारा ख़त्म किया। आपका जो जहाँ से आपको खाने के लिए गंदम आती थी, चावल आते थे, जहाँ आपकी ज़रूरियत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बोई जाती थी, दरख्तों का आपने सफाया कर दिया, आपने बागों के बाग उजाड़ दिए। तो इससे क्या हुआ कि आपकी माहौलियाती तब्दीली भी आई। ये इस दफ़ा जो टेम्परेचर आपका यहाँ तक जा रहा है, अब माहौलियात की तो कोई हमारे इंटरनेशनल ये वो इश्यूज हैं जी, आगे आने वाले सालों में इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में पानी को शामिल किया जा रहा है। आपको पता है, ये भी ज़हन में रखें कि आने वाले सालों में आगे इंटरनेशनली जो पानी है उसको इंटरनेशनल ट्रेड की कमोडिटीज़ में शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जब ट्रेडिंग के तौर पे पानी की ट्रेडिंग होगी तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए नामुमकिन बात हो जाएगी। आप पहले देखें कि थर का क्या हाल है और हमारा जो सारा एरिया सिंध का, वहाँ क्या हाल है सारे। अभी ये सिचुएशन है। और यहाँ ये पंजाब के बहुत सारे एरिया जो है, रिमोट एरिया, उसमें अब जो पानी का लेवल नीचे जितना तेज़ी से गिर रहा है, जा चुका है। तो आम लोगों के लिए तो जो काश्तकार है लोकल, जहाँ पे नहरी पानी नहीं मौजूद, वहाँ उसके लिए तो मुश्किल तरीन हालात आ गए कि अपनी फसल लगा के उसको पानी भी लगा सकेगा कि नहीं।
अब आपको इस चीज़ के ऊपर सख्ती से तो साहब, सोचना होगा आप- कि नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बैन होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होनी चाहिए। फ्लैट और सिस्टम होना चाहिए, जो अगर करना भी है तो। अगर करना भी है तो वो बात की बात है, फ़िलहाल इसको बैन करें, इसमें से जितनी इन्वेस्टमेंट निकाल के उसको बिज़नेस में लगाएं, कारोबार जो हो इससे सरमाया बिज़नेस में आए और लोगों को रोज़गार मिले, अच्छा, ये साहब, एक तरीका आपके पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से नई इंडस्ट्री के लिए प्रपोजल गई थी, इन्वेस्टर के लिए, गैर मुल्की इन्वेस्टर के लिए गई थी, लेकिन इस दफ़ा उल्ट हुआ है, जो गैर मुल्की इन्वेस्टर हैं उस पर भी टैक्स लागू कर दिया गया है, हालांकि वो एडजस्टमेंट अपनी ले नहीं सकते। अच्छा ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने जितनी प्रपोजल मेनली बनाई वो विद रेफरेंस टू करेक्टिव मेजर थे जो इन्होंने लॉ में अनोमलीज थी, जहाँ जहाँ हम समझते थे कि ये जो लॉ हैं ये जो अल्ट्रावायर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से और जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमने ज़रूर दिया। और इसके साथ साथ हमने ये प्रपोजल भी दी कि कहाँ से आपका रेवेन्यू बेहतर होना है, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको आपको टैक्स करना चाहिए। हमने तमाम वो आइडेंटिफिकेशन करके उनका भी बताया कि जहाँ से लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो लॉ की अनोमलीज़ की वजह से और लॉ के मिसयूज़ की वजह से लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया। लॉ मिनिस्ट्री को भी अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी हमने भेजी और FBR के चेयरमैन को भी हमने तमाम चीज़ें भेजी। उस पर हमारी उनके साथ एक डिस्कशन भी हुई, डिबेट भी हुई। लेकिन अल्टीमेटली देखें, हमारा उसमें मकसद ये नहीं था कि इनका रेवेन्यू ड्रॉप डाउन हो, हमारा मकसद था कि आप टैक्स की बेस बढ़ाएँ, लोग ज़्यादा जितने टैक्स पेयर आपके होंगे उतना आप रेवेन्यू, आपने जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर फोकस किया हुआ है ना उसको कम करें, आप नए टैक्स पेयर के ऊपर फोकस अच्छा, करें। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, ये हमें कहते हैं जी हमारे पास इतने मिलियन लोगों की, तो हम कहते हैं उसको यूटिलाइज करें ना, वाई यू आर यूटिलाइज। इस्माइल साहब का मौजूदा टैक्स पेयर को हमने रिलीफ दिया है, वो क्या है चौसा? देखें, बातों की हद तक तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर जब आप उनको पूछते हैं तो कहते हैं मुझे याद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बातों में अच्छा रिलीफ दे दिया है। खुशखबरी है मौजूदा टैक्स पेयर के लिए कोई? देखें, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर उसमें कुछ करेक्टिव मेजर आए हैं, अगर उसमें आप उसकी कंसिस्टेंसी रखते हैं तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका टैक्स का निज़ाम ठीक तो हो गया। जो नीचे टैक्स की मशीनरी है वो तमाम चीज़ों को आपको मिल सब जितना बजट पेश किया है, कौन सी चीज़ें वापस लेनी चाहिए हुकूमत को इनमें से? उसमें मेरा ख्याल है कि आपको 2-3 चीज़ों पे गौर करना चाहिए और ये प्रोविंसेस के जो कंसल्टेशन है उसके साथ आप लेके आएँ। ख़ास तौर पे ये मैं इस हक़ में हूँ, जो टैक्स लेना चाहिए अमीरों से, और ये हम तरीक़ाकार फिर हमने गलत इख्तियार किया। मैंने आपको पहले भी कहा डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएंगे तो वो, हाँ, आप डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ही आएँ, ठीक है, लेकिन जो आपने ये डीमिंग इनकम वाला और ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन वाला लेके आए ना, ये आपका नहीं ठहरेगा, स्ट्रक डाउन हो जाएगा अल्टीमेटली कोर्ट से। आप इसको कंसल्टेशन से सूबों की लेके आएँ, चारों सूबों की कंसेंट लें, उसके बाद इस टैक्स को लगाएं और फिर इस टैक्स की कलेक्शन करें। ये लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। मुबशर साहब 2 मिनट हैं सर। IMF को हुकूमत इस बजट के बाद खुश कर पाएगी, अपनी किस्तें वसूल कर पाएगी, और जो हुकूमत को स्टेप लेने चाहिए मिनी बजट के हवाले से आगे, जो जैसे कमर साहब कहते हैं मिनी बजट्स आएंगे, आप क्या समझते, कोई ऐसा नज़रिया है आवाम के लिए कुछ खुशखबरी की, कोई नवीद हो? आप ये समझते हैं कि जब अगर मिनी बजट आएंगे तो उसमें आवाम के लिए कोई खुशखबरी होगी? वो बिल्कुल कोई खुशखबरी नहीं होगी। हमें मिनी बजट की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमने एक अपने टारगेट्स दे दिए हैं। हमने इस बजट से IMF से ले लेंगे, जो चाहते थी हुकूमत वो मिल जाएगा? हमें ये देखें IMF ने तो हमें प्रेशराइज ही करना है। IMF ने तो ये कह दिया, उसकी वजह से हमने पेट्रोलियम लेवी के ऊपर जो 750 अरब रखा है उसके लिए, उसकी वजह से हमने कीमतें बढ़ानी है। ये हम IMF में जाने के लिए उसी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, उसी को टारगेट्स को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा टैक्सेस हम लगा रहे हैं। वैसे मुबशर साहब, जितने भी तरक्यात ममालिक हैं वो अपने अवाम के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कभी नहीं जाते। हमारे बजट में हर तरफ वो इजाफा इंक्रीज़ होता है, सब की तरफ, वफाकी हुकूमत क्या, दूसरे जो ग्रांट्स हैं, दूसरे दीगर जितने भी वो इदारे हैं ब्यूरोक्रेसी के या हुकूमती लेवल के, वो बढ़ जाते हैं, इजाफा हो जाता है। जब आवाम की बात आती है वो कम हो जाती है। IMF ऐसे इस तरह की डायरेक्शन दे सकती है? देखें बात ये है सारी कि IMF तो कहती है कि मुझे जो मैं मांग रही वो मुझे मिले। आपने वो आवाम से ही निकाल के देना है उनको। हमें ये देखना चाहिए कि जो अशराफी है वो अपने अखराजात को कम करेगी। टैक्स बार्स आपकी जितनी भी हैं वो अवेयरनेस के लिए सेमिनार, वर्कशॉप का इनकाद करती हैं। ये हुकूमती लेवल पे काम होने चाहिए। टैक्स कल्चर को फ़रोग देना चाहिए हुकूमत को। अगर बजट पेश करें तो इसको हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है। देखिए बात ये है कि मैंने भी रिसेंटली एक सेमिनार अटेंड किया है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लोगों को एजुकेट कर रही है।
फेडरल लेवल के ऊपर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जैसे हम लोग टैक्स बार में सेमिनार्स कराते हैं, हर थर्सडे को हम लोग वहाँ पे लेक्चर रखते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, सेमिनार्स वर्कशॉप्स कराने की ज़रूरत है। जो नया टैक्स कानून या लाया जाए उस पर आवाम को एतमाद में लिया जाए, उस पर डिस्कशन हो पहले, उसके बाद वो उसका इम्प्लीमेंट हो, मुमकिन है। देखिए बात ये है कि हम लोग पहले कानून बना देते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, फिर वो अगले साल फिर उसमें तब्दीली करते हैं, फिर वो स्टॉक डाउन होता है, अगले साल फिर कोई नई चीज़ ले आते हैं। तजर्बात से बचना चाहिए, तजर्बात से। अब मुबशर साहब आपको बहुत शुक्रिया, चौ साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।